10 अप्रैल 1912 को एक ऐसा हादसा हुआ जो आज भी दुनिया के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, जो अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था। ये शिप अपनी पहली यात्रा पर निकला था साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक। इसमें हर तरह के लोग थे, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और इमिग्रेंट्स, जो अमेरिका में बेहतर जिंदगी सपने लेकर जा रहे थे। इस शिप को कमांड दे रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो अपने टाइम के काफी एक्सपीरियंस्ड और वेल रिस्पेक्टेड कैप्टन थे। टाइटैनिक सिर्फ शिप नहीं था, ये एक ड्रीम था। इसके बारे में पब्लिक, पैसेंजर्स और मीडिया सब में इतना एक्साइटमेंट था कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप था, 269 मीटर्स लंबा और 53 मीटर्स ऊंचा। और लग्जरी, अरे भाई ऐसा लग्जरी कि आज के 5 स्टार्स होटल भी शर्मा जाए। इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का यूज हुआ था, जो आज के टाइम अगर इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड में रखे तो $400 मिलियन के बराबर है। सोच सकते हो। शिप के अंदर का डेकोरेशन, फैसिलिटीज एकदम माइंड ब्लोइंग थी। स्टेन्ड ग्लास मिरर्स, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट्स, 4 रेस्टोरेंट्स और बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी थी। मतलब ये शिप एक चलता फिरता शहर था जिसमें हर एक वो सुविधा थी जो इंसान सोच सकता है। और सेफ्टी, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में इतने एडवांस सेफ्टी फीचर्स डाले थे कि लोग इसे अनसिंकेबल कहते थे। इतना कॉन्फिडेंस था कि व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने ये तक पब्लिक में कह दिया था कि ये शिप अनसिंकेबल है। लेकिन क्या ये सच था? कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी यात्रा के दूसरे दिन में था, तब उसे पहले आइस वार्निंग्स मिलने शुरू हुए थे। अटलांटिक ओशन जिसमें टाइटैनिक सफर कर रहा था, वहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे। आइसबर्ग्स के पहाड़ जो शिप के लिए खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि शिप्स एक दूसरे के साथ रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और आइसबर्ग्स के बारे में जानकारी देते रहते थे। ये वार्निंग्स भी उनमें से ही एक थी। टाइटैनिक ने अपना कोर्स 2 बार चेंज किया ताकि आइसबर्ग से बचा जा सके, लेकिन उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। वो 21.5 नॉट्स, अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 14 अप्रैल को और 7 वार्निंग्स आई, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू ने वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने शिप की स्पीड कम नहीं की। 14 अप्रैल की रात काफी डार्क थी, मून नहीं था, इसलिए मून नाइट भी नहीं थी। विजिबिलिटी बहुत लो थी। टाइटैनिक के ऊपर एक क्रो नेस्ट था। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से लुकआउट रखा जाता है। वहाँ एक आदमी फ्रेडरिक फ्लीट बैठा था, जो शिप के आगे का रास्ता देख रहा था। रात के लगभग 12 बजे फ्रेडरिक ने इस बड़ा आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत बेल बजाई 3 बार, जो कि डेंजर सिग्नल होता है, और ब्रिज पर फोन करके ऑफिसर्स को वार्न किया, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मडॉर्च ने तुरंत इंजन रूम को ऑर्डर दिया कि शिप को लेफ्ट की तरफ स्टीयर किया जाए। लेकिन अफसोस, ये ऑर्डर 1 मिनट लेट हो चुका था। 11:40 पर टाइटैनिक का राइट साइड एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। ये आइसबर्ग छोटा नहीं था, ये इतना बड़ा था कि इसका कंपैरिजन एक बड़े फुटबॉल फील्ड से किया जाता है, और इतना ऊंचा कि क्रो नेस्ट के बराबर का। साइंटिस्ट के हिसाब से इसका वेट 1.5 मिलियन टन्स था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो शिप के फ्रंट साइड, जो बो कहलाता है, उसमें एक बड़ा डैमेज हुआ। बो के नीचे वाला पार्ट कील कहलाता है और उसके ऊपर वाला पार्ट स्टर्न। कोलिजन के 10 सेकंड्स तक शिप आइसबर्ग के साथ रगड़ता रहा, जिससे शिप की मेन बॉडी में होल्स बन गए। ये सोचने वाली बात है कि आइस मेटल को कैसे काट सकता है, लेकिन ये समझ लो कि जब एक 1.5 मिलियन टन का आइसबर्ग एक मेटल शिप से टकराता है तो डैमेज तो होना ही था। जैसे एक मेटल कार ट्री से टकरा के डिफॉर्म हो सकती है, वैसे ही इस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को डैमेज किया। कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत साइट पर आए थे और डैमेज चेक किया। उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये शिप अब डूबने वाला है। ये वही शिप था जिसे लोग अनसिंकेबल कहते थे। लेकिन क्यों? चलो सेफ्टी फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। टाइटैनिक में 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिनकी वजह से लोग इसको अनसिंकेबल मानते थे। डबल बॉटम हल, शिप का मेन बॉडी जो हल कहलाता है, उसमें 2 लेयर्स थी। अगर नीचे वाली लेयर डैमेज भी हो जाती थी तो ऊपर वाली लेयर शिप को बचा लेती थी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, शिप का हल 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में था। 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो शिप डूबेगा नहीं। यह डिजाइन इतना एडवांस था कि लोगों को यकीन था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबने वाला। लेकिन आइसबर्ग का टकराव साइड पर हुआ था, जहां सिर्फ सिंगल लेयर ही लगी थी। डबल बॉटम फिल पर कोई फायदा नहीं था। वह टकराव इतना बड़ा था कि 6 कंपार्टमेंट्स में होल बन गए, लेकिन लिमिट सिर्फ 4 की थी। लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स के पानी भरने लगा, इसका मतलब कि टाइटैनिक पर डूबने वाला था। टकराव के 20 मिनट बाद लगभग 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू को रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल्स भेजने का ऑर्डर दिया। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजने शुरू किए। पहला सिग्नल कोई जवाब नहीं, दूसरा सिग्नल फिर कोई जवाब नहीं। लेकिन 12 बजे एक शिप आरएमएस कारपेथिया ने टाइटैनिक का सिग्नल रिसीव किया, टाइटैनिक की तरफ फुल स्पीड से भेजा। प्रॉब्लम ये थी कि कारपेथिया 107 किलोमीटर दूर था। स्पीड पर भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। क्या टाइटैनिक इतने टाइम तक रुक सकता था? इसके अलावा क्रू मेंबर्स के लिए स्काई में
प्लेयर्स और रॉकेट्स भी छोड़े, उम्मीद में कि कोई नियर बाय शिप इसे देख ले, लेकिन कारपेथिया के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। कैप्टन स्मिथ ने पैसेंजर्स को लाइफ बोट में इवैक्यूएट किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से वुमेन और चिल्ड्रन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। शुरू में पैसेंजर्स को ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि टाइटैनिक का अनसिंकेबल है, तो वो सोच रहे थे कि ये बस एक छोटा सा हादसा है, शिप नहीं डूबेगा। इसकी वजह से पहली लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, उसमें सिर्फ 28 लोग गए। आधी लाइफ बोट खाली रह गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, कंपार्टमेंट्स में खानी भरने लगा और शिप टिल्ट होने लगा, और स्टैंड जो कि रियर पार्ट था पानी के ऊपर आ रहा था। जब शिप का ये हाल हुआ, तब जाके पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि ये शिप तो सच में डूबने वाला है। तब कियोस शुरू हुआ। लोग लाइफ बोट्स के लिए लड़ने लगे। प्रॉब्लम बस ये थी कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स की, जो सिर्फ 1200 लोगों को कैरी कर सकती थी, लेकिन शिप पर टोटल 2200 लोग थे। मतलब काफी लोगों के लिए लाइफ बोट थी ही नहीं। रात के लगभग 12 बजे आखिरी लाइफ बोट लोअर की गई, लेकिन अभी भी 1500 लोग शिप पर थे। कियोस के बीच कुछ लोग लाइफ बोट्स में जगह के लिए लड़ रहे थे, जबकि कुछ किस्मत को एक्सेप्ट कर चुके थे और शिप पर ही रह गए। 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में घुटने लगा। जो लोग शिप के साथ डूब गए या फिर जो स्विम कर रहे थे, 2 डिग्री के ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी इतना ठंडा था कि कोई भी उसमें कुछ मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो शिप के व्हील पर आखिरी टाइम तक थे और शिप के साथ भी डूबे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। RMS कारपेथिया 3:30 के आसपास साइट पर पहुंची, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक डूब चुका। टाइटैनिक के डूबने के बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई और कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आए। एक सबसे बड़ा फैक्ट था SS कैलिफोर्नियन का था। ये शिप टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। अगर ये शिप टाइम पर रिस्पॉन्ड करता तो शायद हजारों लोगों की जान बच जाती। कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर ने 11:15 पर ही रेडियो बंद कर दिया था, क्योंकि शिप रुक गया था रात के लिए। इस वजह से उन्होंने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स नहीं सुने। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक के डेक पर खड़े लोग कैलिफोर्नियन को होराइजन पर देख सकते थे। एक ऑफिसर ने तो कहा भी था, एक शिप दिखाई दे रहा है, वो जल्दी ही आके हमें बचा लेंगे। लेकिन कैलिफोर्नियन की क्रू ने टाइटैनिक के रॉकेट्स और प्लेयर्स को सीरियसली नहीं लिया। उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं है, टाइटैनिक पर पार्टी हो रही है। अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो ये डिजास्टर इतना बड़ा नहीं होता। टाइटैनिक का डिजास्टर सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं हुआ, और भी गलतियां थी। नंबर 1, कम लाइफ बोट्स। व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, इसलिए लाइफ बोट्स की इतनी जरूरत नहीं है। इस वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखे गए, जो पूरे पैसेंजर्स के लिए काफी नहीं थे। नंबर 2, नो सेफ्टी ड्रिल्स। कैप्टन स्मिथ ने कोई सेफ्टी ड्रिल नहीं करवाया। जिस दिन टकराव हुआ उस दिन एक ड्रिल प्लान थी, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये अननेसेसरी है। नंबर 3, स्टीयरिंग मिस्टेक। स्टीयर्समैन रॉबर्ट हाइचल्स ने पैनिक में गलती से शिप को राइट की तरफ स्टीयर किया, जबकि ऑर्डर लेफ्ट की तरफ था। इससे शिप सीधा आइसबर्ग की तरफ जाने लगा। नंबर 4, स्पीड प्रेशर। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर डाला कि वो शिप की स्पीड मेंटेन रखे। उन्हें रिकॉर्ड बनाना था। टाइटैनिक को सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस और सबसे फास्ट शिप दिखाना था। एक इंसिडेंट में जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग दिखाई तो जोसेफ ने वो पेपर अपने पॉकेट में डाल दिया, ताकि क्रू और पैसेंजर्स को पता ना चले। टाइटैनिक के डूबने के बाद शिपिंग इंडस्ट्री में बड़े चेंजेस आए। 1940 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो शिप्स को आइसबर्ग के बारे में वॉर करता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ टाइप एट सी 16 साइन हुआ, जिसमें नए रूल्स बनाए गए, जैसे कि हर शिप पर सफिशिएंट डाई बोट्स होना जरूरी है। टाइटैनिक का रैकेज 1985 में रॉबर्ट वालेट और एक फ्रेंच ओशिनोग्राफर ने ढूंढा, जो 3800 मीटर पानी के नीचे था। शिप 2 हिस्सों में टूटा हुआ था, 600 मीटर की डिस्टेंस पर। आज बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स शिप के मेटल को खा रहे हैं। ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2030 तक टाइटैनिक का रैकेज कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। 2012 में ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पार्लर ने अनाउंस किया कि वो टाइटैनिक 2 बनाएगा, ओरिजिनल टाइटैनिक का एग्जैक्ट रेप्लिका, जो सेम रूट पर चलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि मॉर्निंग पैसेंजर्स शायद इसमें इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि इसमें ना ही टीवी होगा ना ही वाईफाई, तो शायद टाइटैनिक 2 भी डूब गया बिना पानी के। आज 110 साल बाद भी टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिलो दिमाग में है। ये सिर्फ एक शिप का डूबना नहीं था, ये एक इंसानी गलतियों, ओवर कॉन्फिडेंस और ट्रेजेडी की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ।